नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आपके सामने फिर उपस्थित हूं आज के प्रसंग में एक नया विषय लेकर। आज आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे है। आइए प्रसंग में बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील आर्द्र भूमियों या वेटलैंड्स के बारे में। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जिसका बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से भरा हुआ रहे या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य होता है और जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। केवल कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां व जीव ही आर्द्र भूमि में फल फूल सकते हैं। आर्द्र भूमियों और शुष्क भूमियों का आपसी संबंध इस चित्र में अच्छी तरह से समझाया गया है। उसको देखिए तो आपको समझ आएगा कि आर्द्र भूमि क्या है। आर्द्र भूमि भी अनेक प्रकार की होती है। पहली है तटीय आर्द्र भूमि, जो खुले समुद्र और समुद्र तट की भूमि के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका अच्छा उदाहरण उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैनग्रोव के दलदल हैं। आर्द्र भूमि का दूसरा प्रकार है उथली झीलें और तालाब। ये आर्द्र भूमियां स्थायी या अर्धस्थायी पानी वाले क्षेत्र हैं जिनमें पानी का प्रवाह कम होता है। तीसरा प्रकार है दलदल। ये जल से संतृप्त या पानी से भरे हुए क्षेत्र होते हैं। गीली मिट्टी में स्थिति के अनुकूल जड़ी बूटियां और वनस्पतियां इनकी विशेषता हैं। चौथा प्रकार है स्वैम्प। ये सतही जल द्वारा पोषित होते हैं तथा यहां पर पेड़ व झाड़ियां पाई जाती हैं। ये मीठे पानी और खारे पानी की बाढ़ के कारण मैदान में जो पानी भर जाता है उसमें होते हैं। पांचवा प्रकार है बॉग्स, जहां वर्षा के दौरान पानी जमा हो जाता है। आर्द्र भूमि का अंतिम रूप है मुहाना, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं और वहां पर जैव विविधता का एक अत्यंत समृद्ध मिश्रण देखने में मिलता है, जहां पे मीठे पानी और खारे पानी दोनों प्रकार की वनस्पतियां और जीव आपको मिल सकते हैं। इन आर्द्र भूमियों में डेल्टा, ज्वारीय मड फ्लैट्स और नमक के दलदल भी शामिल हैं। ईरान के रामसर शहर में 1971 में आर्द्र भूमियों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ, जिसके अनुसार आर्द्र भूमि ऐसा स्थान है जहां वर्ष में 8 महीने पानी भरा रहता है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत विश्व में कुल 1929 आर्द्र भूमियां हैं। भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र भूमियां अधिसूचित की गई हैं। भारत द्वारा 2010 में 38 नई आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। भारत की रामसर आर्द्र भूमियों को जहां पर इस नक्शे में दिखाया गया है, आप इस नक्शे को देखकर समझ सकते हैं कि ये आर्द्र भूमियां भारत में कहां पर हैं। आर्द्र भूमि रजिस्टर के अनुसार भारत में राजस्थान का केवलादेव और मणिपुर की लोकटक झील खतरे में पड़ी हुई आर्द्र भूमियां हैं। उड़ीसा की चिल्का झील भी पहले खतरे में मानी जाती थी, लेकिन अब उसे खतरे से बाहर मान लिया गया है। भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित है, जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 लागू है। केवलादेव को वर्ष 1956 में पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के तत्कालीन महाराजा के द्वारा बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 232 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह अभयारण्य पक्षियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। इसमें 380 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में दलदल और झाड़ियां हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षण प्रवासी पक्षी हैं, जो भरतपुर में सर्दियां बिताने के लिए साइबेरिया और मध्य एशिया से आते हैं। कुछ समय से लेकिन साइबेरियाई क्रेन के आने की संख्या कम होती जा रही है, जिसका कारण शायद बीच में इनका शिकार हो जाना है। जो दूसरा खतरे वाला आर्द्र भूमि भारत में है वो लोकटक झील है और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के बने हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इन द्वीपों को फुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। यह संगई हिरण का घर है, जो एक विलुप्त प्राय जाति है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। लोकटक झील मणिपुर के लिए बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन, पीने के पानी और सिंचाई के लिए होता है।
इसमें मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। वेटलैंड्स अत्यधिक उत्पादक इकोसिस्टम है, जहां दुनिया के कुल मछली उत्पादन का लगभग 2/3 उत्पादित होता है। वेटलैंड्स वाटरशेड के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। उच्च स्तर के पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण उथला पानी जीवों के विकास के लिए आदर्श है, जो फूड वेब का आधार है और मछली, शंख और अनेक प्रकार के कीड़ों की प्रजातियों को भोजन प्रदान करता है। आर्द्र भूमि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ने के बजाय अपने अंदर संग्रहित कर लेती है। आर्द्र भूमियां प्राकृतिक बाधाओं के रूप में भी कार्य करती हैं, जो सतही जल, वर्षा, भूजल और बाढ़ के पानी को अवशोषित कर लेती हैं, धीरे धीरे इसे फिर से इकोसिस्टम में छोड़ती हैं। आर्द्र भूमि की वनस्पतियां बाढ़ के पानी की गति को धीमा कर देती हैं, जिससे मिट्टी के कटाव में कमी आती है। आर्द्र भूमि मानव और पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अरब से अधिक लोग जीवन यापन के लिए इन पर निर्भर हैं। दुनिया की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि में रहती हैं और प्रजनन करती हैं। आर्द्र भूमि भोजन, कच्चे माल, दवाओं के आनुवांशिक संसाधन और जल विद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परिवहन, पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्मिकता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्द्र भूमि जानवरों और पौधों के लिए आवास भी प्रदान करती है तथा जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कई आर्द्र भूमियां प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और पर्यटन स्थल बन गए हैं। कई आर्द्र भूमियां आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्द्र भूमियां उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ने का उद्योग यहां पर बहुत फलता फूलता है। वर्तमान समय में आर्द्र भूमि के लिए अनेक खतरे हैं। शहरी क्षेत्रों के पास की आर्द्र भूमि आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के कारण घट रही है। आर्द्र भूमि के विशाल हिस्सों को धान के खेतों में बदल दिया गया है। सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में जलाशयों, नहरों और बांधों के निर्माण के कारण आर्द्र भूमि का जल विज्ञान बदल रहा है। आर्द्र भूमि प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करती है। प्रदूषण इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तापमान में वृद्धि, तूफान, सूखा और बाढ़ भी इसके लिए खतरे हैं। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और समुद्र के स्तर में वृद्धि भी आर्द्र भूमि को प्रभावित कर सकते हैं। आर्द्र भूमि से या नदी तल से सामग्री को हटाने के कारण आसपास का जल स्तर कम होने लगता है और धीरे धीरे नजदीक की आर्द्र भूमियां सूखने लगती हैं। यदि वेटलैंड से पानी निकाल लिया जाए तो जल स्तर कम हो जाएगा और आर्द्र भूमि सूख जाएगी। जलकुंभी और साल्विनिया जैसी नुकसानदेह पौधों की प्रजातियां भी आर्द्र भूमि के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। ये पौधे जल मार्गों को रोकते हैं और देशी वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन से लवणीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो आर्द्र भूमियों को समाप्त तक कर सकती है। आर्द्र भूमि संरक्षण की दिशा में सबसे बड़ा प्रयास रामसर कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन का मिशन है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को रामसर सूची के एक हिस्से के रूप में रखा गया है, जो ऐसी आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जो खतरे में हैं या जिन पर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप खतरा मंडरा रहा है। अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती आबादी आदि का मुकाबला करने के लिए आर्द्र भूमि के प्रबंधन की एक विस्तृत योजना बनाना आवश्यक है। ये वाटरशेड प्रबंधन विशेषज्ञों, योजनाकारों, शिक्षाविदों एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग करके ही हो सकता है। आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना भी जरूरी है। तो ये सब बातें हमने की हैं और मुझे आशा है कि आपको आज आर्द्र भूमियों का महत्व और उन्हें कैसे हमको सुरक्षित और संवर्धित करना है इसके बारे में जानकारी मिली हुई होगी और ये भी आप जान गए होंगे कि आर्द्र भूमियां बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब और पर्यटन के बड़े अच्छे स्थल भी हैं। तो इसलिए आज के प्रसंग का समापन हम आपको लोकटक झील पर एक वीडियो दिखाकर करते हैं, जो YouTube की चैनल मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप
मजा लीजिए इस खूबसूरत वीडियो का जिसमें मणिपुर की लोकटक झील आपको दिखाई गई है और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी और साफ पानी वाली झील है। इसे दुनिया के एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं। इन द्वीपों को फुमदी के नाम से भी जाना जाता है। ये फुमदी मिट्टी, पेड़ पौधों और जीवित पदार्थों से मिलकर बनते हैं और धरती की तरह ही कठोर होते हैं। इन्होंने झील के काफी बड़े भाग को कवर किया हुआ है। फुमदियों से बनी इस झील को देखना अपने आप में एक अनोखा एहसास है जो कि पूरी दुनिया में केवल यही अनुभव किया जा सकता है। अगर इनसे भी मन ना भरे तो फुमदी पर बने टूरिस्ट कॉटेज में भी रहा जा सकता है। फुमदी का सबसे बड़ा भाग झील के दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है जो 40 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सबसे बड़े भाग में दुनिया का सबसे लंबा और एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी है जिसका नाम किबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। इस पार्क में दुर्लभ प्रजाति के हिरण भी पाए जाते हैं जिन्हें मणिपुरी भाषा में संगाई कहा जाता है। लोकटक झील का मणिपुर के आर्थिक विकास में अहम योगदान है। इस झील के पानी का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, खेती बाड़ी और पीने के पानी के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस झील के आसपास रहने वाले मछुआरों की जीविका भी यही है। स्थानीय भाषा में इन मछुआरों को फुमशोंग्स कहा जाता है। फुमदी का उपयोग स्थानीय लोग मछली पकड़ने, अपनी झोंपड़ी बनाने और अन्य उपयोग के लिए करते हैं। इन मछुआरों की मछली पालने की कला भी बेहद अनोखी है। ये गांव वाले मछली पालने के लिए फुमदी का एक नकली घेरा बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीबन 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी इस झील पर निर्भर करती है। फुमदियों की बनती बिगड़ती स्थिति और इंसानी गतिविधियों के बढ़ते दबाव के चलते झील मुख्य तौर पर उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्र में बंट चुकी है। उत्तरी क्षेत्र बड़ी फुमदियों के कारण जिनका आकार 0.4 से 4.5 मीटर है वह केंद्रीय क्षेत्र से अलग हो गया है। ये फुमदियां उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैली हुई हैं। जनवरी से मार्च के बीच में इन फुमदियों को जलाया जाता है जिससे मछली और धान के लिए जगह बनाई जा सके। केंद्रीय भाग झील का मुख्य खुला हुआ भाग है जहां पहले की तुलना में कम फुमदी पाई जाती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में गांव वालों ने मछली पालने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फुमदी बना ली है जिसे वे अथा फूम्स कहते हैं। इसके जैसे आर्टिफिशियल निर्माणों ने झील में बैरियर पैदा कर दिया है। लोकटक झील बायोडाइवर्सिटी से भी परिपूर्ण है। इसमें पानी के पौधों की तकरीबन 233 प्रजातियां और पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहाँ जानवरों की 425 प्रजातियां भी हैं।